प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में संसाधन एवं विकास हमने पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। अध्याय अपना दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। हम ये पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो इस पाठ में हम जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव, एक बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल वटवृक्ष यानी पेड़, एक विशाल एक छोटी घास या दूब से लेकर विशाल वटवृक्ष, या एक छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर हाथी और व्हेल मछली जैसे जो जीवधारी इस धरती पर निवास करते हैं। तो हम देखते हैं कि जीव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पेड़ पौधे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, प्रत्येक का क्या है, अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि ईश्वर ने जो भी वनस्पति जात और प्राणी जात बनाए हैं उन सब का एक महत्व है। ये सब मिलकर ही क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाकर रखते हैं। इसको हम इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि घास होती है, घास को जो अपने जो जीव जंतु वो खाते हैं, फिर उनको जो शाकाहारी है वो उनको खाते हैं, उनके बाद जो मांसाहारी जीव उनको खा जाते हैं। इस तरह से इसको हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, आपने नाम सुना होगा, ये बना होता है। जैसे कीट पतंगे होती हैं, उनको उनसे बड़े जानवर खा जाते हैं और फिर उन जानवरों को दूसरे जानवर खा जाते हैं। इस प्रकार एक जो प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब जीव ही जीव का भोजन है। तो अगर हम किसी प्राणी जात को नष्ट कर देंगे या वनस्पति जात को नष्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो जीव है उनका आपस में जो भोजन बनता है, जीव ही जीव का भोजन है, तो वो नष्ट हो जाएगा तो दूसरे जीव वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे प्रकृति का जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा। तो अतः प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक जीवों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे वन व वन्य जीव संसाधन, अपने अध्याय का नाम हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे भारत में, हेडिंग डालेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात। अब थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं कि प्रकृति में जितने भी वनस्पति में जितने भी पेड़ पौधे आ गए, अभी मैंने बताया छोटी एक घास से लेकर चाहे एक बरगद का पेड़ हो, सब वनस्पति में आ गए। और प्राणी जात में कि जितने भी जीव जंतु हैं, एक सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल जीव जो हाथी होता है, या उससे भी जो बारी भरकम जीव है, ब्लू व्हेल मछली, तो ये सब प्राणी जात में शामिल हैं। तो हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे पास हमें प्राणी और पौधे हम देख पाते हैं। ये इन सब में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो इनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से जीव हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो इसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारत जो देश है वो जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता के संदर्भ में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। यानी भारत में कोई एक प्रकार के जीव ही नहीं पाए जाते, अनेक प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं। तो ये भारत जीवों की विविधताओं पाए जाने वाले देशों में समृद्ध है। यानी भारत में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे भारत जैव विविधता, ये वह है विविधता के मामले में विश्व के सबसे
सबसे समृद्ध देशों में एक है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे आप, यहाँ विश्व की, या मतलब भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, विश्व की सारी जैव उपजातियाँ, जैसे आपने चीते का नाम सुना होगा तो ये बिल्ली प्रजाति का ही एक जीव है। तो उसी प्रकार जैव उपजातियों की 8% संख्या विश्व के बारे में बात, विश्व जनसंख्या, इसका अनुपात कितना है, लगभग 16 लाख पाई जाती है। यानी भारत में विश्व की सारी जो जैव उपजातियाँ उनका 8% संख्या भारत में पाई जाती है। 16 लाख जीव भारत में पाए जाते हैं। तो ये जितने भी जीव हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम देखते हैं तो प्रत्येक जीव का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम भारत में पाए जाने वाली ऐसी कौन सी जातियाँ जो संकट या लुप्त होने की कगार पर, या जो संकटग्रस्त हैं, अगर इसी समय से इसी प्रकार वो नष्ट होते रहे तो आने वाले समय में वो जीव जंतु हमारे भारत से या पृथ्वी से नष्ट हो सकते हैं। तो आगे लिखेंगे हम, भारत में, यानी ऐसा अनुमान है, भारत में 10% वन्य वनस्पति जात एवं कितने परसेंट, 10% तो वनस्पति जात, यानी जो वनस्पति पेड़ पौधे उसमें सब आ गए, और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। यानी 100 में से 20% जो स्तनधारी जो जानवर भारत में पाए जाते हैं उनके लुप्त होने का खतरा है। यानी वो उनकी लुप्त होने के जो कारण है, अगर उनको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में वो जीव नष्ट हो जाएंगे। आप भी अपने आसपास देखते हैं, जैसे गिद्ध होते थे पहले, तो हमारे आसपास गाँव में हम देखते थे कि काफ़ी मात्रा में होते थे, और जो मृत पशु होते थे उनको वो खाते थे। लेकिन अब हम उनको अपने आसपास नहीं पाते। इसका मतलब या तो वो क्या है, लुप्त हो गए, या उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई, एक तरह से वो दुर्लभ हो गए, वो बहुत ही कम संख्या में देखे जाते हैं। तो इनके मरने के कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों को हमने नहीं रोका, उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसके अलावा इनमें से, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त कई जो उपजातियां हैं, चाहे वो वनस्पति की हो चाहे प्राणी जात की हो, उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है, एवं उनके लुप्त होने का खतरा है, या वो लुप्त होने की कगार पर हैं। तो भारत में 20% स्तनधारी और 10% वन्य जीव है जो नष्ट होने की कगार पर हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। इनमें से देखो कौन कौन से हैं जो लुप्त होने की कगार पर है, यानी आने वाले समय में उनके कारणों को नहीं जाना गया तो वो जिस पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगे। अपने भारत देश में जो प्रजातियां पाई जाती है वो नष्ट हो जाएगी। इनमें चीता है, गुलाबी सिर वाला बतख है, सिर वाला बतख,
गुलाबी सिर वाला बतख, जो अब इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो रही है। पहाड़ी कोयल एवं जंगली चींटीदार उल्लू, चींटीदार उल्लू, जो उल्लू हम अक्सर देखते हैं ना, ये जंगली उल्लू है। एवं मधुका, इनकी भी अलग अलग, मधुका, इनसिग्निस, इनसिग्निस, ये क्या है, महुआ की जंगली किस्म है, यानी ये वनस्पति जात है। मधुका इनसिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म है। ये महुआ का एक वृक्ष होता है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं महुआ की एक जंगली किस्म है ये, यानी वनस्पति में आ गई है। महुआ का वृक्ष होता है, महुआ का की जंगली किस्म। एवं हुबरडिया, हेप्टान्यूरॉन, ये क्या है, घास की एक प्रजाति है, घास की क्या है, प्रजाति है। आदि पौधे शामिल है। आगे लिखेंगे हमें, इनमें से या इनके अलावा कितनी प्रजातियां अब तक लुप्त हो चुकी है, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। नहीं, अब तक कितनी जो प्रजातियां लुप्त हो चुकी है भारत से, किसी के पास कोई आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने आसपास जो बड़े जो पेड़ पौधे या जो प्राणी होते हैं उनकी तरफ ही हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हम हमारे आसपास बड़े पेड़ पौधे व प्राणी जात की ओर ही ध्यान देते हैं। यानी पृथ्वी पर या भारत में अनेक ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते, या उनका क्या महत्व है उनके बारे में हम नहीं जानते, और वो क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो इसलिए हमें इनको बचाने की आवश्यकता है। तो अब इनका कारण ये भी है कि लगातार जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जिनके कारण जिनके जो आवासीय स्थल हैं वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो प्राणी, अगर हम पेड़ों को नष्ट करेंगे तो वनस्पति नष्ट हो रहे हैं, और वनों में वन्य जीव रहते हैं, पेड़ पौधे तो जंगलों में रहेंगे। अगर जंगल ही नष्ट हो रहे हैं, मतलब उनके घर ही नष्ट हो रहे हैं, तो वो जीवित कहाँ जाएंगे, या तो वो बस्तियों में आएंगे, या उनके आवास स्थल नष्ट हो जाएंगे तो वो स्वयं ही मर जाएंगे। तो इस प्रकार जो इनका अनुपात है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, विकास के कारण या विकास के नाम पर कम हो रहा है। तो इसे हमें इनको रोकने की कोशिश करनी है, या इन्हें हमें रोकना है, ताकि हम परिस्थिति संतुलन को, जो इकोलॉजी सिस्टम है उनको हम बचा कर रख सकें। अब अगले प्रश्न पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ने एक इंटरनेशनल संस्था है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने
जो वनस्पति जात और जो प्राणी जात है, तो उनको हम अलग अलग श्रेणियों में बांटेंगे। जैसे संकटग्रस्त कौन सी है, सामान्य कौन सी है, सुभेद्य कौन सी है, दुर्लभ जातियाँ कौन सी और स्थानीय कौन सी और लुप्त कौन सी है। तो लुप्त में कौन सी आ गई, जो पहले थी अब उनकी जहाँ वो रहते थे उनको उपस्थिति नहीं पाई जाती, लुप्त हो गई। या संकटग्रस्त अर्थात हम नाम से ही है कि उनके लुप्त होने का खतरा है, उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ रही तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस आधार पर हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, वो क्या करती है, इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, वो हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम, रेड के पेन से लिख लें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, संरक्षण संघ IUCN के अनुसार यह है प्राणी जात व वनस्पति जात को निम्नलिखित या निम्न श्रेणियों में बांटा है। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने जो भारत में पाए जाने वाले प्राणी जात और जो वनस्पति जात उनको किन किन श्रेणियों में बांटा है, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो आपको मन से लिखना है सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य, दुर्लभ, स्थानिक और लुप्त जातियाँ। ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, छोटे में पूछ सकते हैं। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, या कोई नहीं, 2 संकटग्रस्त जानवरों के नाम लिखो। या सामान्य जातियों से आप क्या समझते हैं, दुर्लभ जातियाँ कौन सी है, स्थानिक जातियाँ कौन सी है। तो एक एक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा जो निबंधात्मक है वो सारा याद कर लेंगे, तो चाहे प्रश्न को छोटा पूछे या बड़ा पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम नंबर लगा के पढ़ लेंगे। पहला है सामान्य जातियाँ, सामान्य जातियाँ, तो इसमें हेडिंग लगा के लिख लेंगे। पहली हम कौन सी पढ़ेंगे, सामान्य जाति। सामान्य में देखो सामान्य जातियाँ किसे कहते हैं, तो रेड पेन से हम हेडिंग डालेंगे। अब सामान्य जातियाँ कौन सी, इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं या कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे हम। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य मानी जाती है। जैसे इसमें उदाहरण लिख लेंगे, पशु, इन पशु में सब आगे जितने भी जानवर हैं। साल ये एक पेड़ का नाम है, चीड़ का वृक्ष एवं कृंतक, इसको आदि ये पेड़ों के नाम हैं। तो वे जातियाँ, सामान्य जातियाँ कौन सी है, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, वह कृंतक, ये कौन सी आ गई, सामान्य जातियाँ। कौन सी आ गई, सामान्य जातियाँ। अब नंबर 2 लगा के लिखेंगे हम, संकटग्रस्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ। अब देखो नाम से ये संकटग्रस्त, मतलब उनके ऊपर संकट आ चुका है
अर्थात वो उनके लुप्त होने का खतरा है। वही तो संकटग्रस्त, कोई भी मान लो पशु है, पेड़ पौधे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, अर्थात उनके नष्ट होने का या लुप्त होने का खतरा है, नहीं उनके ऊपर संकट आ गया, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। अब दूसरा क्या कि जिन परिस्थितियों के कारण या जिस कारण से इनकी संख्या कम हो रही है, कोई कारण तो है ना, तो कम हो रही है, यदि उनको नहीं रोका गया तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे मान लो कम हो रही है किसी कारण से, अगर उस कारण को हम रोक देंगे तो उनकी संख्या वापस बढ़ जाएगी। अगर उस कारण को हम नहीं रोक पाएंगे तो धीरे धीरे आने वाले समय में वो जाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसमें देखो इनमें वे जातियां हैं, इनमें वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। अब नाम से ही है लुप्त होने का खतरा। संकटग्रस्त मतलब लुप्त नहीं है, लुप्त में और संकटग्रस्त में अंतर है। लुप्त तो क्या हो गई, मतलब जो नष्ट हो गई, लुप्त मतलब नष्ट होना, जो नष्ट ही हो गई है, जो पहले जिस जगह रहती थी उन स्थानों की खोज की गई तो वहाँ पर वो नहीं पाए गए, अर्थात वो लुप्त हो गए, है ही नहीं, नष्ट हो गए। अब यह है संकटग्रस्त, मतलब ये लुप्त होने की कगार पे, थोड़ा अंतर है। लुप्त का मतलब जो तो नष्ट हो गई, यह है संकटग्रस्त, अर्थात इनके लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर, यानी संकट है, तो ये लुप्त में आ जाए, ये संकटग्रस्त में आ जाएगी। आगे इसमें लिखना है जिन परिस्थितियों के कारण, जिन या जिस कारण, इसे लिख ले शॉर्ट में, जिस कारण इनकी संख्या कम हुई है या हो रही है, यदि उस कारण को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इनका जीवित रहना कठिन है। यानी जिस कारण से नष्ट हो रहे थे उस कारण को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। संकटग्रस्त कौन कहाँ चले जाएंगे, लुप्त श्रेणी में चले जाएंगे। अब उदाहरण देखेंगे हम, ये कौन कौन सी ऐसी जातियाँ, तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखिए, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे सामान्य में पशु, साल, चीड़ और कृंतक, जिसको रोडेंट्स भी कहा जाता है। अब संकटग्रस्त कौन सी है, मतलब अभी वो धरती पर या भारत में मौजूद है लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसे कौन से पशु पक्षी हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, अर्थात वो लुप्त होने की कगार पर है, ऐसा समझेंगे इसको। तो उदाहरण ज़रूर लिखना है आपको। काला हिरण जो अपने चूरू जिले में पाए जाते हैं, ताल छापर में। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, ये कौन से हैं, संकटग्रस्त। यानी अभी पूरी तरह से आपको पता है काला हिरण है, अभी तक भी वो है, नष्ट नहीं हुआ है। मगरमच्छ है, ये आज भी है, तो इसे हम याद रख सकते हैं, ये नष्ट नहीं, लुप्त में नहीं है, आपको भी पता है। का हिरण है, हिरण भी आज भी है, ये भी आपको पता है। लेकिन इनकी संख्या क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है, इसलिए कौन श्रेणी में आ गए, संकटग्रस्त में, इसे याद रखेंगे। पूंछ वाला बंदर हो गया। संगाई, संगाई क्या है, इसको कोष्ट में लिखेंगे हम। मणिपुरी, जो अपना पूर्वोत्तर भारत में राज्य है मणिपुर, तो मणिपुरी हिरण, ये तो हमने काला हिरण पढ़ा, ये कौन सा, मणिपुरी हिरण इत्यादि, ये सब क्या हैं, इसके उदाहरण है। किसके हैं, संकटग्रस्त
जातियों की। तो इस कारण को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये इनका जीवित रहना कठिन होगा, ये नष्ट हो जाएंगे या लुप्त हो जाएंगे। अब उदाहरण जरूर लिखना। आपको पता है काला हिरण को इसको लुप्त नहीं कह सकते। लुप्त तो कौन से हैं? जो नष्ट हो चुके हैं, जिनकी संख्या या जो इस धरती से नष्ट हो चुके हैं, वो तो कौन से हो गए? लुप्त। लेकिन ये संकटग्रस्त था। आप देखते हैं काला हिरण आज भी है, मगरमच्छ भी है, भारतीय जंगली गधे भी है, गेंडा भी है, शेर भी है। आप भी देख रहे हैं शेर भी होते हैं, पूंछ वाला बंदर भी है, मणिपुरी हिरण आदि पृथ्वी पर अपने भारत में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या क्या है? लगातार कम होती जा रही है। इसलिए इसको किस श्रेणी में रखेंगे हम? संकटग्रस्त में। समझ रहे हैं? अगला पढ़ते हैं हम तीसरे नंबर का, सुभेद्य। सुभेद्य जातियां, पूरा लिख लें। सुभेद्य जातियां। सुभेद्य में देखो, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या ये मिलते जुलते से ही हैं सारे। संख्या लगातार घट रही है। यदि जिन परिस्थितियों के कारण या जिस परिस्थिति के कारण जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रही है इसको नहीं रोका गया तो ये जातियां संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। ये जातियां संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। अब देखो इसको भी समझ लेते हैं हम। सुभेद्य जातियां कौन सी? वे जातियां जिनकी संख्या लगातार क्या हो रही है? घट रही है, यानी कम हो रही है। फिर आगे वही सब में कॉमन है ये। यदि जिन परिस्थितियों के कारण ये संख्या घट रही है, अगर उसको नहीं रोका गया, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगी? संकटग्रस्त में। यानी सुभेद्य मतलब ये आसानी से उपलब्ध है, यानी संकटग्रस्त में तो कम है, सुभेद्य संकटग्रस्त से ज़्यादा है। यानी इनकी संख्या वर्तमान में अच्छी खासी है। किनकी? सुभेद्य जातियों की। संकटग्रस्त जैसे हमने काला हिरण पढ़ा, मणिपुरी हिरण पढ़ा, उनकी संख्या तो कम है, लेकिन सुभेद्य की संख्या तो ज़्यादा है। लेकिन इनकी संख्या में लगातार क्या हो रही है? ये घट रही है, ये कमी हो रही है। और अगर इस परिस्थिति को अगर हम नहीं रोकें, इस स्पीड को, कम होने की गति को नहीं रोकें, तो आने वाले समय में जो सुभेद्य जाती है मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या जिनकी संख्या प्राय संख्या में काफ़ी है, ये अगर इनको नहीं रोकेंगे तो ये किस में आ जाएगी? संकटग्रस्त में। समझ गया ना? ये सुभेद्य से ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगी? संकटग्रस्त में आ जाएगी अगर इनको नहीं रोकेंगे। और संकटग्रस्त के बाद में ये क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इसको हम समझेंगे। अब इसमें उदाहरण लिखेंगे हम कि ऐसी कौन सी प्रजातियां जो सुभेद्य श्रेणी में हम लिख सकते हैं। तो उदाहरण में लिखेंगे हम, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे तो जिस प्रश्न पे वीडियो होता है तो उसमें क्या है कि लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए इसमें वीडियो नहीं लगाया गया है। नीली भेड़ ये कौन सी है? सुभेद्य, यानी ये संकटग्रस्त नहीं है, संकटग्रस्त होने की कगार पर है। फिर संकटग्रस्त के बाद में क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएंगे।
नीली भेड़, एशियाई हाथी इसके उदाहरण हैं। एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, आपने नाम सुना होगा, जो अपनी गंगा नदी है भारत की सबसे पवित्र नदी, उसमें डॉल्फिन मछली है आदि क्या है, सुभेद्य जातियों की श्रेणी में रखी गई है। अब हम नंबर 4 पे पढ़ेंगे दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ, अब इनके वर्णन मिलते जुलते हैं। दुर्लभ मतलब ये जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, यानी इनकी संख्या भी क्या है, बहुत कम है, यानी संकटग्रस्त, ज़्यादा संकटग्रस्त की श्रेणी में ही मिलती जुलती हैं। सुभेद्य से मिलता जुलता है दुर्लभ, दुर्लभ जातियाँ सुभेद्य से मिलती जुलती है, अर्थात नाम से दुर्लभ मतलब कठिनाई से मिलती है। ये दुर्लभ यानी कठिन होता है, तो वे जातियाँ जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, यानी जिनके दर्शन हम बोलते हैं दुर्लभ हो गए, तो इनकी संख्या क्या कम है, इस कारण से हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। पहले दिखाई देते थे लेकिन अब नहीं दिखाई देती, इसको हम क्या कहेंगे, दुर्लभ जातियाँ, अर्थात वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है, ये किस में आ जाएगी, दुर्लभ में। तो इनमें तो लिखेंगे वे जातियाँ जिनकी संख्या, ये न है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, इन्हें दुर्लभ जाति की श्रेणी में शामिल करेंगे। यदि इनकी संख्या, वही प्रश्न आ जाएगा बार बार उत्तर वही, यदि इनकी संख्या कम होने के कारण को नहीं रोका गया तो ये जातियाँ किसमें आ जाएगी, संकटग्रस्त में। ये जातियाँ संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। तो ये संख्या, जिनकी संख्या बहुत कम, दुर्लभ मतलब जो बहुत कम दिखाई देते हैं, यदि इनकी संख्या को कम होने की कारण को नहीं रोका गया तो वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। 5वां पढ़ेंगे हम स्थानिक जातियाँ। देखो नाम से ही है स्थानिक, यानी ये स्थान विशेष पर पाई जाती है स्थानिक जातियाँ। जैसे हम देखते हैं इसको समझ, स्थानिक जातियाँ कौन सी होती हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ कौन सी हो गई, स्थानिक जातियाँ। जैसे हम देखें, मान लो जैसे भालू, ये होते हैं हर जगह उपलब्ध नहीं होते। जैसे ऊँट है, रेगिस्तान का जहाज जिसको हम कहते हैं, तो वो भारत के प्रत्येक राज्य में थोड़ी पाया जाता है, नहीं पाया जाता। या बर्फ़ में रहने वाले कोई जानवर हैं तो केवल बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, तो स्थान विशेष हो गया। क्या हो गया, स्थान विशेष हो गया। तो ये प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग, मतलब ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, ये स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। तो एक अलग क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में पाई जाती वाली जातियाँ, जिसको हम क्या कहेंगे, स्थानिक जातियाँ। क्या कहेंगे, स्थानिक जातियाँ। तो इसमें लिखेंगे हम प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में
इस शब्द को याद रखना आपको, विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक श्रेणी में शामिल है। देखो स्थानिक मतलब स्थान का नाम ही है, स्थानिक जातियाँ यानी स्थान विशेष में ही पाई जाती है। तो प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ कौन सी हैं? स्थानिक जातियाँ। मतलब वो हर जगह नहीं पाई जाती। जैसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो केवल रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं, जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कीकर है, बबूल है, और भी कई पेड़ होते हैं जो क्या बहुत ही कम पानी में होते हैं, जो कांटेदार होते हैं। और एक होते हैं जो केवल पानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। कुछ पेड़ होते हैं जो केवल बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ पशु पक्षी होते हैं जो केवल ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, या कुछ गर्म इलाकों में ही रह सकते हैं जलवायु के अनुसार। मतलब उनको हम प्रत्येक जगह पर नहीं पाते। मतलब स्थानिक नाम से आपको स्थान विशेष याद रखना है, यानी विशेष क्षेत्रों में या विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। इसको हम स्थानिक जातियों की श्रेणी में रखेंगे। अब हम इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं कि जो हर जगह नहीं पर केवल स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं। उदाहरण में देखिए आप, जैसे अंडमानी टील ये पक्षियों के नाम है। निकोबारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुना होगा आपने। तो अंडमानी टील है, निकोबारी क्या है? कबूतर है। ये केवल स्थान विशेष में पाए जाते हैं। अंडमानी सुअर है, एवं अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है अपना पूर्वोत्तर भारत का, के मिथुन, ये प्रजातियों के नाम हैं। तो ये याद रखेंगे आप। स्थान विशेष आते ही अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर और अंडमानी क्या? सुअर एवं अरुणाचल के मिथुन, ये क्या है? केवल इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये स्थान विशेष हो गया भारत का। तो इन इलाकों में पाए जाते हैं, अर्थात ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो इस स्थानिक जातियाँ हैं, इनकी श्रेणी में हम रखेंगे। एक है लुप्त जातियाँ, 6 नंबर पे पढ़ेंगे हम लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ, तो इनमें देखो स्थानिक अलग है, स्थान विशेष में पाई जाती है। अगला है लुप्त जातियाँ, अर्थात ये जातियाँ मतलब जो जिस जगह पर ये रहती हैं तो उनके आवासों की खोज की गई। क्या की गई? उनके आवास, उनके रहने की जगह की खोज की गई, तो वहाँ पर वो नहीं मिले, यानी अनुपस्थित पाए गए। जैसे मान लो कोई बर्फीली इलाके में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी खोज की गई कि वास्तव में वो है कि नहीं, तो वहाँ नहीं रहे। जैसे मान लो कोई गुफाओं में रहने वाले जानवर हैं, कोई बिल में रहने वाले जानवर हैं, कोई पेड़ों पर रहने वाले हैं, कोई पहाड़ों में रहने वाले हैं। तो जिस जगह पर वो रहते थे उनकी खोज की गई, तो वो क्या हुए? वहाँ पर नहीं मिले। इसका मतलब वो क्या हो गए? लुप्त हो गए, यानी नष्ट हो गए। तो लुप्त जातियों में हम लिखेंगे इनमें वे जातियां हैं, या ये वे जातियां हैं। लुप्त जातियां कौन सी है? वे जातियां हैं जिनके आवासों की, आवास मतलब रहना, जिस जगह पर ये रहते हैं, आवासों की खोज करने पर वह वहाँ नहीं पाए गए, नहीं पाए गए, अर्थात अनुपस्थित रहे, नहीं पाए गए। ऐसा लिख सकते हैं। या वे जातियाँ जिनके आवासों की खोज करने पर वह वहाँ पर अनुपस्थित, उनकी अनुपस्थिति पाई गई, ऐसा भी लिख सकते हैं। या वहाँ पर वो नहीं पाए गए।
उस स्थान विशेष की खोज की गई। जैसे हमारे को ठंडे इलाके में रह रहे हैं, बर्फ़ में रहने वाले, तो वहाँ पर जाकर उनको देखा गया कि वास्तव में वो है कि नहीं, तो वो वहाँ पर नहीं मिले। एक कई स्थानों की खोज की गई, अर्थात वो क्या हो गए, नहीं पाए गए। तो कहाँ चले गए कि वो नष्ट हो गए। जिसमें कोई जानवर जंगलों में रहते, उस जंगल में खोज की गई तो जंगल में वो मिला ही नहीं। जैसे हम देखते हैं चीता है, शेर है, जंगल में रहते हैं, तो वहाँ जंगलों में खोज की गई तो आपको वहाँ पर चीता दिखाई नहीं दिया। पहले थे, अब नहीं दिखाई दे रहा। कई बार खोज करने के बाद भी नहीं दिखाई दे, बार बार खोज करने के बाद नहीं दिखाई, इसका मतलब वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। यानी कि जो होगा तो कभी ना कभी तो दिखाई देगा। आगे लिखेंगे दूसरे पॉइंट में इसी का, इन उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, ये था है स्थानीय क्षेत्र प्रदेश, देश, महाद्वीप या पृथ्वी से ही नष्ट या लुप्त हो गए हैं। ये इनकी जगह ये कर लें, ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र प्रदेश महाद्वीप पृथ्वी से ही नष्ट हो गई है। अब ये मिले ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसी क्षेत्र में नहीं है, किसी भी प्रदेश में नहीं है, किसी भी देश में या किसी भी महाद्वीप में नहीं पाए गए इनकी खोज करने पर, अर्थात वो पृथ्वी से क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसको हम किस में रखेंगे, लुप्त प्रजाति में। अब इसका उदाहरण लिखेंगे हम कि ऐसी कौन सी प्रजातियां जो लुप्त श्रेणी में रखी गई हैं। तो इसमें लिखेंगे हम एशियाई चीता है एवं, दो उदाहरण इसमें, एशियाई चीता एवं गुलाबी सिर वाला बतख या गुलाबी सिर वाला बतख। तो एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाला बतख। बतख हम देखते ही हैं, तो ये विशेष बतख है कौन सा, जिनका सिर कैसा होता है, गुलाबी। हम बतख देखते हैं जो वाइट कलर का होता है। चीता हम किसी चित्र के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हम देखते हैं, लेकिन कौन सा चीता, एशियाई चीता जो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, एशियाई चीता है। बतख हम देखते हैं, तो ये बतख भी कौन सा, एक विशेष है जिनका सिर कैसा होता है, गुलाबी। तो ये गुलाबी सिर वाला बतख है, ये क्या है, प्राय इस पृथ्वी से नष्ट हो चुके हैं। चीता तो हम आज भी देखते हैं, लेकिन कौन सा चीता नहीं देखते हैं, एशियाई चीता, अर्थात वो पृथ्वी से नष्ट हो चुके हैं। तो हमने ये जो प्रजातियां थी जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा बनाई गई है, कि जो श्रेणियाँ बनाई गई है उनके अनुसार सामान्य, संकटग्रस्त, सुभेद्य, दुर्लभ, स्थानिक और लुप्त से एक बार रीडिंग कर लेंगे। ये हम आज जो अपना सोशल साइंस कक्षा 10 का जो दूसरा अध्याय है, वन एवं वन्य जीव संसाधन का पार्ट नंबर क्या पढ़ रहे हैं, 1। पार्ट नंबर कौन सा, 1 पढ़ रहे हैं हम। तो अभी हमने जो आखिरी पढ़ा, लुप्त जातियाँ जिनकी संख्या, जिनके आवासों की खोज करने पर वो अनुपस्थित पाए गए, वो किसी क्षेत्र, महाद्वीप यानी पूरी दुनिया से नष्ट हो गए, उसमें हमने उदाहरण पढ़ा था एशियाई चीता। कौन सा चीता, एशियाई चीता। अब इसके बारे में हम विशेष आपकी किताब में दिया गया है, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है कि एशियाई चीता कहाँ चला गया, या एशियाई चीता क्या है, उसकी क्या पहचान है, ये कौन सी प्रजाति का है, उसकी गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है, इसके नष्ट होने का कारण क्या है, तो इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो अब आप हेडिंग डालेंगे एशियाई चीता। एशियाई चीता जो कौन सी श्रेणी में है, अभी हमने पढ़ा लुप्त प्रजाति में है। तो आप शुरू से पॉइंट बना कर लिखेंगे तो अच्छी तरह से याद होगा। भूमि पर या ज़मीन पर, थोड़ा फास्ट लिखें, भूमि पर रहने वाला दुनिया का, किसका, दुनिया संसार का सबसे तेज
स्तनधारी प्राणी, सबसे तेज दौड़ता है ये, सबसे तेज दौड़ने वाला, ऐसा लिख लें, सबसे तेज दौड़ने वाला, मिटा देते हैं इसको, दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है। कौन सा प्राणी है? स्तनधारी प्राणी है ये। दूसरी लाइन में लिखेंगे यह है, मतलब चीता बिल्ली परिवार का, यानी उससे मिलता जुलता है, परिवार का रहिए एक अजूबा एवं विशिष्ट सदस्य है। यानी बिल्ली परिवार का अजूबा और एक विशिष्ट सदस्य ने उनसे मिलता जुलता है। अब इसकी स्पीड गति देखो, तीसरा पॉइंट लिखेंगे यह है, मतलब चीता, यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। अब इसकी स्पीड देखिए, 112 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में चीता है वो 112 किलोमीटर दौड़ लगा सकता है। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है। अब देखो इसमें एक भ्रम होता है, इसी में लिख लेते हैं, इसी पॉइंट में। अक्सर क्या होता है? अक्सर, प्राय या आमतौर पर, एक ही बात है। अक्सर भ्रम होता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, तेंदुआ होता है। आप कई बार अखबारों में भी देखते हैं, कई बार गाँवों में तेंदुआ घुस जाता है, तो आपने उसकी तस्वीर फ़ोटो देखी होगी। तो तेंदुआ लगभग चीते जैसा ही होता है, लेकिन चीता नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो अक्सर हमें भ्रम हो जाता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भ्रम क्यों होता है? क्योंकि उनका जो आकार है, किसका? चीते का और तेंदुए का, उसकी ऊंचाई है, लंबाई है, आंखें हैं, उनकी जो बनावट है शरीर की, वो लगभग सेम सी होती है। इस कारण से हमें ये सब भ्रम होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो हम समझते हैं। तो हमें अक्सर भ्रम होता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लिखेंगे चीते की पहचान, अगली लाइन से लिखेंगे चीते की पहचान उसकी आँख के कोने से, जो आँख होती है चीते की, उसका जो कोना है, कोने से मुंह है तक, कोने से मुंह तक, नाक के दोनों तरफ फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। आंसुओं के, किसके? आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। ये इसकी विशेष पहचान है कि जो उनकी आँख होती है, फिर नाक आ गया, तो आँखों के कोने से लेकर जो लकीरनुमा जो निशान है, जैसे मान लो ये नाक हो गया, ये आँखें हैं, तो आँखों से लेकर, आँख है उनके नाक से दोनों तरफ क्या होते हैं? लकीरनुमा क्या हो गए? निशान हो गए। तो ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। क्या हो गई? पहचान हो गई। बस इसके द्वारा ही हम इसको पहचान सकते हैं, केवल आँखों के, आंसुओं के निशान के द्वारा। आगे हम लिखेंगे 20वीं शताब्दी
से पहले चीते अफ्रीका महाद्वीप एवं एशिया, अफ्रीका एवं एशिया ये से है, एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन शिकार के कारण, अब इसके ये लुप्त क्यों हो गए शिकार के, लेकिन शिकार के कारण इन विदेशों में इनके जो खाल है उनकी सप्लाई की जाती है। शिकार के कारण क्या हो गया, ये लगभग क्या हो गए, लुप्त हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है लुप्त होने का, शिकार। क्या है, शिकार ही इसका मुख्य लुप्त होने का कारण है। तो अंतिम लाइन लिखेंगे भारत में, किसमें, भारत में। तो भारत में यह जाति मतलब चीता 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। अब देखो ये सन याद रखनी है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। अब एशिया में भारत के अलावा बहुत से देश है, चीन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जो भी देश हैं, श्रीलंका है। तो इसमें भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो एशियाई जो चीता था, जो एशिया मतलब एशिया महाद्वीप में पाया जाता था पूरे में, अफ्रीका महाद्वीप में था। तो भारत में चीते को क्या है 1952 में क्या कर दिया गया, लुप्त घोषित कर दिया गया है। इसमें हमने ऐसे चीता के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, ये कंप्लीट हो गया। आगे हम अगली हेडिंग डालेंगे कि जो वनस्पति जात और प्राणी जात है उनके नष्ट होने के कारण क्या है या प्रतिकूल कारक कौन से हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे हम वनस्पति जात व प्राणी जात के नष्ट होने या लुप्त होने की बात है ना, नष्ट होने के प्रतिकूल कारक, प्रतिकूल कारक किस कारण से या किस कारक, ऐसे कौन से कारक है जिसे जो ये वनस्पति जात और जो प्राणी जात यानी पेड़ पौधे और जो वन में रहने वाले जीव हैं वो क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका पहला कारण देखिए, आप पॉइंट बना के लिखेंगे कि हमने यानी मनुष्य ने रबड़, लकड़ी, छाल, पत्ते, छाल इनके पेड़ों के पत्ते भी काम आते हैं, पत्ते, दवाइयाँ बनाने के लिए, भोजन, ईंधन यानी जलाने के लिए लकड़ी, चारा व खाद आदि के लिए हमने वन व वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया, वन व वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है। हाँ, तो कौन कौन से कारण, पहला कारण तो ये हो गया कि हमने रबड़ के लिए, लकड़ी के लिए, छाल, पत्ते के लिए
दवाइयाँ बनाने के लिए कई औषधियाँ होती है, उसमें पेड़ पौधे सब आ गए। पेड़ का मतलब कोई बड़ा पेड़ ही नहीं है, एक हमने पढ़ा है कि दूब या घास से लेकर एक वटवृक्ष है, वो भी किस में आ गया, वनस्पति जात में आ गया। भोजन के लिए, ईंधन जलाने की लकड़ी, चारे के लिए, खाद्य आदि के लिए हमने क्या किया, वन्य व वन्य जीवों का नुकसान पहुँचाया है, जिस कारण से वनस्पति व प्राणी जात पर कौन सा प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अर्थात वो नष्ट हो रहे हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम, इसके अलावा हमने भारत में दूसरा कारण, वनों को सबसे बड़ा नुकसान, वनों को सबसे ज़्यादा नुकसान उपनिवेश काल में, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उपनिवेश काल में रेल लाइन, अब आपको पता है कि रेल लाइन के नीचे, पटरियों के नीचे लकड़ी के जो सारे के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, पटरियों पे आपने देखा होगा, या रेलवे लाइन के लिए क्या किया गया, जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। कृषि यानी खेती के लिए जंगलों को नष्ट किया गया। व्यवसाय, वाणिज्य, व्यवसाय व खनन क्रियाओं में खनन मतलब खानों से जो खनिज उनको निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, खनन आदि से वनों को नुकसान पहुंचा है। तो उपनिवेश काल में अंग्रेज़ों के ज़माने में रेलवे लाइन के लिए, खेती के लिए, व्यवसाय के लिए, खनन के लिए वनों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। तो वन नष्ट हो गए तो वन्य जीव स्वयं ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगला लिखेंगे हम, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 व 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिया गया। अब जो कितना बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि भारत की बात करें, एक सर्वेक्षण है, ये कोई अनुमान नहीं है, एक सर्वेक्षण, एक रिपोर्ट के अनुसार क्या 1951 से लेकर 80 यानी 3 दशकों में, 10 साल का होते हैं, लगभग 3 दशकों में क्या हुआ, 26,200 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र, यानी वहाँ पर पहले क्या थे, वन थे, उन पेड़ों को साफ कर दिया गया और उसको किस में बदल दिया गया, कृषि भूमि में, यानी वहाँ पर खेती की जाने लगी। तो 26,200 वर्ग किलोमीटर में कितने पेड़ पौधे थे, उनको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया विकास के नाम पर। तो इससे क्या हुआ, प्राणी जात और वनस्पति जात पर संकट पैदा हो गया। इसके अलावा और भी क्या कारण है इनके नष्ट होने का, वो हम लिखेंगे। अधिकतर या अधिकांश जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों, जो आदिवासी जिसको हम जो जंगलों पर निर्भर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे उनके आजीविका का साधन है, तो क्या करते हैं, पेड़ों को काट कर या पेड़ों की जो उत्पाद है उनको बेचते हैं। या आपने ज़मीन कृषि के बारे में पढ़ा होगा, स्थानांतरित कृषि, यानी वो पेड़ों को साफ करते हैं, काट देते हैं, वो फिर उन पर 2-3 साल खेती करते हैं, फिर क्या करते हैं, दूसरी जगह खेती करने लग जाते हैं। इस प्रकार वो जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। वो जिनमें जंगलों काटते हैं, वो जलाते हैं, तो उसमें वनों का नुकसान तो होता ही, और वन में पाए जाने वाले जीव हैं वो भी, उनका आवास भी नष्ट हो जाते हैं और वो स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों
मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर, ये पूर्वोत्तर। व मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, एमपी, उसको मध्य भारत कहेंगे, यहाँ भी आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। झूम खेती या स्थानांतरित जिसको हम बोलते हैं, मध्य भारत में झूम कृषि या खेती, जिसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, खेती के कारण भारी मात्रा में वनों को काटा गया। तो ये हम कारण पढ़ रहे हैं। इन उपनिवेश काल भी इसका एक कारण है, जिसने उपनिवेश काल ने भी क्या किया, वनों को बहुत हद तक प्रभावित किया, यानी वनों को नष्ट करने में उनका भी योगदान है। तो ये गलत था कि वन विकास तो किया वो उपनिवेश काल में, लेकिन दूसरी तरफ हमने पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। अब इसके अलावा देखो, विकास के नाम पर जो बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती है, उन्होंने भी क्या किया, नदी घाटी परियोजना ने भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। यानी विकास तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। 1952 सन याद रखेंगे से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण, जैसे चंबल नदी है, भाखड़ा नांगल बांध है, रिहंद बांध है, ये छोटे तो राज्य लेवल की और एक बड़े लेवल की जो परियोजनाएं हैं, इन्होंने नदी घाटी परियोजना ने भी क्या किया, जैसे दामोदर घाटी परियोजना है, इन्होंने क्या किया, इन नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। तो नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कितना बड़ा होता है। तो इन विकास परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों को काटा गया। इसके अलावा वनों की बर्बादी ने खनन की में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी खनन क्रिया ने, खनन क्रिया के कारण वनों की बर्बादी हुई है। यानी ज़मीन में गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए, तो वहाँ से पेड़ों को काटा गया उस खनन क्रिया के कारण, और वो कृषि लायक ज़मीन भी नहीं रही, यानी पेड़ उगाने लायक भी नहीं रहे, उनको वैसे ही खड्डों को वापस छोड़ दिया जाता है, ये भी है। इसके अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ। पश्चिमी बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, कौन सा रिजर्व? बक्सा टाइगर रिजर्व। जैसे हमने सवाई माधोपुर में है ना टाइगर रिजर्व राजस्थान में, वैसे ही बंगाल में है एक बक्सा टाइगर रिजर्व, जिसको हम अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यारण्य, जहाँ पर टाइगर के रहने के लिए सुरक्षित स्थान है, तो वहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। तो ये टाइगर क्या है? डोलोमाइट खनन के कारण। अब इसको पूरी लाइन को याद रखना है। कौन से खनन के कारण? डोलोमाइट क्या है? एक खनिज का नाम है। डोलोमाइट खनिज के कारण गंभीर खतरे में है। यानी इस खनन को, यानी इस खनिज को निकालने के लिए, काम में लेने के लिए क्या है, इस जंगल को, रिजर्व है तो वहाँ ये टाइगर कहाँ रहेंगे? बड़े जंगलों में रहेंगे। तो धीरे धीरे उस खनन के कारण क्या, इन जंगलों को साफ किया जा रहा है। और उस जंगलों में कौन सा पशु रहता है?
कौन सा रहता है? तो उन जंगलों में टाइगर रहता है जो नष्ट होने की कगार पर है। इसके अलावा जो प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, जिनके आवागमन को बाधित किया जा रहा है। बीच में जैसे मान लो खदानें खोद दी गई तो जो पक्षी या जो पशु हैं वो पूरे जंगल में आसानी से विचरण करते हैं, तो वो नहीं कर पाते। वन्य जीवों के नष्ट होने का दूसरा प्रमुख कारण है कि अनेक पर्यावरणविद मानते हैं कि संसाधनों की बर्बादी में, लिखें, संसाधनों की बर्बादी में या उसके नष्ट होने में पशुचारण यानी पशुओं को चराना एवं ईंधन जलाना, ईंधन के लिए लकड़ी काटना मुख्य कारण है। मुख्य कारण यानी पशु चराएंगे तो उसमें वो पेड़ों को काटेंगे, ये भी है। दूसरा, ईंधन के लिए लकड़ी को काटना। अब लकड़ी में भी क्या है कि वो उनकी टहनियों को न काट कर जड़ों से पूरे पेड़ को ही काटते हैं, जिससे क्या है वो पेड़ हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इससे क्या है पूरा जो पर्यावरणीय तंत्र है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा कि वन व वन्य जीवों के नष्ट होने का कारण क्या। तो आपको अलग अलग प्रकार से इसको समझा दिया गया है, तो आप ऐसे पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में जो ये वन व वन्य जीवों में हमने प्रजातियों का वर्गीकरण किया, सामान्य, संकरग्रस्त, सुभेद्य, स्थानिक और लुप्त जातियों के बारे में पढ़ा। फिर एशियाई चीता के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने जो वन व पर्यावरण को नुकसान किस कारण से पहुंच रहा है, कौन कौन सी प्रयोजन, कौन कौन से कारक, उनके बारे में पढ़ा। आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।